द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं मारूफ पॉलिटिकल कमेंटेटर समित पीर जी। समझ जी, आज मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या चीजें हैं कि जिनमें पाकिस्तान इंडिया से कुछ सीख सकता है, और वो क्या चीजें हैं जिनमें इंडिया पाकिस्तान से कुछ सीख सकता है। देखिए चौधरी साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। तो पहले दूसरी चीज शुरू करूं, वो आसान है। अब इंडिया पाकिस्तान से क्या सीख सकता है? इंडिया पाकिस्तान से वही सीख सकता है, एवरीथिंग व्हाट यू शुड नॉट डू। हम्म। Everything how you should not do in governance, how everything you should not do in foreign policy, everything you should not do to minorities, everything you should not do to international affairs, and everything you should not do how people are fighting for a, मतलब एक 20 किलो का आटा 3100 रुपए का है, और हमारे जनरल साहब बिलियनर कैसे बन जाते हैं जब इनकी तनख्वाह लाखों में होती, पर ये डॉलर बिलियनर कैसे बन जाते हैं। ये दिस इज ऑल वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। Now I'll start from what should we learn from, what can Pakistan learn from India? हम्म। 5-6 चीजें मेरे जहन में है चौधरी साहब, और मैं कैंडिडली बोलूंगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लाइक सूप ऑफ द डे, और इस फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं या तो इंडिया का ऑब्सेशन है या चाइना पे डिपेंडेंस है। दूसरा फ्लॉ है, पाकिस्तान का दोस्त वो है जो इंडिया का दुश्मन है। बहुत टाइम तक इंडिया और यूएस की बहुत अच्छी नहीं बनती थी तो यूएस दोस्त था, फिर इंडिया चाइना की नहीं बनने लगी तो चाइना दोस्त हो गया। अब कल को इंडिया ईरान की नहीं बनने लगेगी, आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान का ईरान भी दोस्त बन जाएगा। सो दिस फॉरेन पॉलिसी इज प्रेडिक्टेबल, दिस वर्क्स अगेंस्ट द हेट्रेड ऑफ इंडिया। दिस डजंट वर्क कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट कहाँ, पाकिस्तान के मफादात कहाँ है, पाकिस्तान के लोगों को क्या चाहिए, वो नहीं चलता। और फॉरेन पॉलिसी सर 3 ट्रायंगलों में फंस गई है, कश्मीर, यहाँ कंधार, और थोड़ा बहुत ईरान। इस ट्रायंगल से निकल ही नहीं पा, 75 साल से इस ट्रायंगल में जाके फंस गई। इट्स नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दिस। जबकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, एशिया में भी है, पूरे ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वहां पहुंच गई है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो मैं बोलूंगा, रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्रैक्टिस्ड अ रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। भाई हम उम्मा के वो है, ठेकेदार हैं, हम उम्मा के लीडर हैं। उम्मा आपको माने ना माने, आप लीडर वो है ना, वो भाई मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात है कि हम आपके लीडर हैं। अब हम इस्लामिक उम्मा की बात करें, 57 कंट्रीज की बात करें, देयर इज सऊदी अरबिया, देयर इज ईरान। और सऊदी अरबिया इज एनीवे मच मोर पावरफुल कंट्री एंड जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग विद द ऑयल रिजर्व्स दे हैव एज कंपेयर टू पाकिस्तान। पर पाकिस्तान कहता नहीं जी हम लीडर हैं, हम बताएंगे, हम उम्मा की बात करेंगे। सेकंड इज रिलीजियस बेस्ड पॉलिसी। तीसरी बात है, पाकिस्तान बना तो सर किसी के पास भी इसका इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट नहीं था। व्हाट इज द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान? हम करना क्या चाहते हैं, हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है जी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, हमने डेट भी दे रखे। इसके बाद हमें 20 ट्रिलियन कब होना है, 50 ट्रिलियन कब होना है, इसका रोड मैप है हमारे पास। हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे चौधरी साहब, कभी भी इंडिया में डेवलपमेंट के नाम पे 8,500 प्रोजेक्ट लाइव रहते हैं, 8,500। जब गिरते हैं, कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, हम उनको और शुरू कर देते हैं। तो एक सस्टेन डेवलपमेंट, एक सस्टेन पॉलिसी है। चौथी चीज जो है, यहां पे अनकरप्टेबल या अनकरप्टेड लीडर नहीं है। यू नीड अ मोदी इन पाकिस्तान वेयर यू डोंट हैव अ मोदी। दूर दूर तक नहीं है, हर एक करप्टेड है, हर एक टेंटेड है। मतलब एक सेल्फलेस लीडर हो जो 30 40 50 साल तक का लोगों के लिए काम करे, मुल्क के लिए काम करे, वो नहीं है चौधरी साहब। पांचवी चीज, ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, ये जो एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हुआ है, इसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे आप इसको रेडिकलाइजेशन को बेहतर करें। छठी चीज, इलेक्शन होना चाहिए इलेक्शन की तरह। अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर बनाना गिराना है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कीजिए, विच इज मच पावरफुल देन फिर वन मैन के पास कंट्रोल होगा, ही कैन इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस। अभी आप प्राइम मिनिस्टर को वो बैरकों पे खड़ा करते हैं, मतलब उसको 10 लोगों को रजामंदी करवानी है और ऊपर एस्टेब्लिशमेंट से ऑर्डर भी लेना है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। एटलीस्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इट इज बिटवीन हिम एंड एस्टेब्लिशमेंट, और तो कोई है नहीं। और लास्ट चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको सेकंड लास्ट, अगर आपको चीजें आगे बढ़ानी है, यू हैव टू बिकम रियली अ सेकुलर कंट्री। मतलब आपको इस्लामिक रिपब्लिक से हटके एक सेकुलर रिपब्लिक बनना पड़ेगा। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है चौधरी साहब, आपको करीब 21 से 51 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाई वुड वर्ल्ड नीड पाकिस्तान?
दुनिया की दुकान बंद हो जाए अगर ये पाकिस्तान ना दे या बनाए। मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, एंड सम पीपल माइट टेक मी रॉन्ग, रियली प्रोडक्टिव थिंग्स। सऊदीज के पास तेल है, तेल के बिना काम नहीं चलेगा। यूएस के पास डॉलर है, इंडिया के पास आईटी है। 15 चीजें अब इंडिया दुनिया को देता है, फूड देता है, फार्मेसी देता है, आईटी देता है, करेक्ट। तो ऐसी क्या चीजें पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली डेवलप करे जो है। और लास्ट चीज मैं एक और बोलना चाहूंगा विच नोबडी टॉक्स, पर मैं आपके चैनल पे ये बोल रहा हूँ आज पहली बार। पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट 3.5 है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। At this rate, you will double your population in 20 to 22 years. Can economy sustain that? This is the question which Pakistan has to ask. 3.5 है अभी fertility rate. We are at 2.1, 2.2. 2.1 पे you survive, 2.2 पे हल्का सा बढ़ते हो. 3.5 is one of the highest in the world. अगर आबादी 20-22 साल में डबल होगी तो चौधरी साहब will this economy be able to handle this? अभी नहीं कर पा रही, क्या कर पाएगी? ये 7-8 very crystal finite points which I brought to the table without having any perception और bias नहीं है इसमें कोई। मैं सिंगापुर में रहता था कुछ साल पहले, वहां पे साइप्रस में रहता था, जो बासमती आती थी वो पाकिस्तानी बासमती मिलती थी मोस्टली। अब क्या हो गया, वही पाकिस्तान जो सेकंड या थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर था फूड ग्रेन्स का, स्पेशली राइस का, इट हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर। तो जमीनें कहाँ गई? वो जो मलिक है लैंड माफिया वाला, तो सारी जमीनें वो ले गया। और ऐसे मैंने सुना 5000 लैंड माफिया है। तो ये जो लैंड माफियाओं ने जमीनों पे कब्जे कर करके किले बना दिए, बिलियंस बना दिए, ये इसको रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज है चौधरी साहब, बात ये है कि किंग इजिप्ट के किंग फारूक साहब ने कहा था एक बार, यार ये पाकिस्तानी इतना इस्लाम इस्लाम करते जैसे इस्लाम पैदा ही हुआ था 14 अगस्त को, उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। मतलब आप आए तो तभी इस्लाम आया, आप नहीं तो इस्लाम नहीं है। मतलब इस्लाम इज सिनोनिमस टू पाकिस्तान, ये आपने ऐसी धारणा बना दी दुनिया में। सवाल ये है कि यहाँ एक और चीज का खुलासा मैं करना चाहूंगा। आपके यहाँ जब कोई पॉलिटिशियन फेल होता है, पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगता है, जी आपने ये किया, आप फेल हो गए, चाहे वो इमरान खान नियाजी हो, शहबाज शरीफ हो, कोई। पर जब ये फेलियर, जब ये एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन बनाती उतारती है, तो ये आज तक क्या बात है चौधरी साहब कि एस्टेब्लिशमेंट पे कोई सवाल ही नहीं पूछा। अगर आपका बनाने उतारने में रूल है, अगर अगर सक्सेस हो गया तो वो क्रेडिट ले जाते हैं, फेलियर हो गया तो पॉलिटिशियन लेता है। ये कब तक चलेगा? ये कब तक? मतलब ये या तो दोनों क्रेडिट ले या दोनों फेलियर ले। मतलब जहां जब सक्सेस हुआ मेरा हुआ, वहां फेलियर हुआ तेरा हुआ। और इन चीजों पे कंक्रीट स्टेप उठाने की जरूरत है। ये हिसाब नहीं होना चाहिए चौधरी साहब, जो 75 साल से जो लोग जिम्मेदार थे पाकिस्तान के ये हालत करने के, aren't they liable for treachery? Aren't they? Is it a kind of a, have you not betrayed your own country? 75 साल से लोगों का हिसाब नहीं होना चाहिए तुमने किया क्या? भारत को 75 साल में देखो, अपने आप को 75 साल में देखो, आपने किया क्या? मोर ओवर देखा जाए लोग तो वही है, मतलब देखा जाए तो डीएनए भी सेम ही है लगभग लगभग। तो यहाँ इतना सक्सेस और यहाँ इतना फेलियर कैसे हो सकता? बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। और अब आप ये इस्लाम का चूरन कब तक बेचोगे? देखिए, आप जब जैसे ही कोई फंस जाता तो 3 चीजें बोलता है, इस्लाम, कश्मीर और उम्मा। तो ये चूरन कब तक बिकेगा? कब तक इसको दिखा दिखा के आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? अल्टीमेटली 3100 रुपए किलो, 3100 रुपए का 20 किलो आटा गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा ना चौधरी साहब, उसका होगा क्या? अब देखिए, बाजवा साहब तो जब आए थे तो उनकी वाइफ तो टैक्स पेयर भी नहीं थी। जब गए तो एक अकाउंट में $600 मिलियन मिलता है। क्या आपके जनरलों की तनख्वाह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिलती है कि ये बचत है 600 मिलियन की? कोई भी आता जाते जाते डॉलर बिलियनर बन जाता है। आपके कुछ बाकी जनरल साहब तो वहाँ कनाडा इमिग्रेट कर जाते हैं, कुछ यूएस निकल जाते हैं, कुछ कहीं निकल जाते हैं। 4 तंजीमें, एक फौजी तंजीम, एक शाहीन है और 2 और ग्रुप है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक एयरफोर्स वालों की, एक नेवी वालों की है। तो ये सारे लोग मिलकर 30% जीडीपी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जीडीपी इनके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर बनाना इनके हाथ में, देश चलाना इनके हाथ में। जब अकाउंटेबिलिटी आती है चौधरी साहब, ये जवाब ही नहीं इनका, कहीं इनका सिस्टम में कहीं नाम ही नहीं। तो व्हाट इज द रोड मैप? आज भी मैं, इमरान खान नियाजी साहब जब वो कहते थे रियासत मदीना की बातें करते थे वो, तो मैं हमेशा कहता था आपके बाकी चैनलों पे भी, अपने नेशनल टीवी पे भी, मैं कहा रोड मैप क्या है, आप क्या करोगे? कोई 10 पॉइंट 15 पॉइंट का एजेंडा दे, कुछ बताए, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। आज हकीकत ये है, $130 बिलियन का कर्जा आपको मार्च तक करीब 13 से 15 बिलियन डॉलर चाहिए। कुछ लोग कहते हैं डिफॉल्ट हो गया, कुछ कह रहे डिफॉल्ट से बचने के लिए आसिम मुनीर गए जी सऊदी अरबिया कि कुछ कैश मिल जाए ताकि हम डिफॉल्ट अनाउंस ना करें। तो इन ये जो कल इमदाद भी आई है, ये तो कमिटेड ओवर 3 ईयर से। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा $4.2 बिलियन,
और वो 3 साल की बात कर रहा, तब तक काम कैसे चलेगा? अभी कहाँ से चलेगा काम? और सऊदीज ने पैसा नहीं दिया, चाइनीज ने पैसा नहीं दिया, वो कह रहे भाई आईएमएफ जब हमें अप्रूवल देगा, तब अगर आईएमएफ का आएगा तब हम देंगे। या मेरे सुनने में एक और बात रही है कि चाइनीज से आप शायद 9.2% पर एनम पे पैसा ले रहे हैं विद द कंडीशन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चाइना के बंदे होंगे और हर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में चाइनीज बंदा बैठेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही किसकी है? हु इज आंसरेबल? यहाँ तो कोई आंसरेबल ही नहीं है। एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट इससे कंप्लीटली बाहर है। जी। ये कब तक चलेगा सर? आपने कहा कि पाकिस्तान नीड्स अ लीडर लाइक नरेंद्र मोदी जी, तो जी सर वो तो एक ही इज अ हेट फिगर इन पाकिस्तान। आपको पता है ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल ने क्या कहा था उनके बारे में कि वो बुचर ऑफ गुजरात हैं, और रहमान मलिक हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी पीपल्स पार्टी के लीडर थे, अभी वो वफात पा गए। तो उन्होंने एक दफा कहा था कि नरेंद्र मोदी इज द ग्रेटेस्ट टेररिस्ट इन साउथ एशिया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज एलिगेशंस? देखिए, ये इनकी डेस्परेशन को दर्शाता है, ये इनके हताशा को दर्शाता है। ये जब ये डेस्परेट हो जाते हैं तब ये पर्सनल अटैक करते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी से पूरे आदर के साथ पूछूंगा, आपकी माताजी की हत्या किसने की थी? आपको पता है? आपके नाना जी को किसने फांसी चढ़ाया था? ये आपको पता है? ये हकीकत है। बाकी नरेंद्र मोदी जी की जहां तक बात है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला और 22 साल बाद ये निकला कि उन्होंने पूरा अपना जो भी काम करना था करें। गुजरात के दंगों में चौधरी साहब जो जो पुलिस की गोली से मरे वो ज्यादा हिंदू थे, जिनको सजा हुई वो ज्यादा हिंदू थे। तो ये कहना कि बुचर ऑफ गुजरात वगैरह, ये जब वो हताश हो चुके, निराश हो चुके, परेशान हो चुके, वो पर्सनल अटैक करते हैं। और ये जो टेररिज्म वेरिज्म वाली बात है, ये जो भी है, दुनिया के सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहाँ पकड़े जाते हैं, टेररिस्ट मिलते हैं आपके यहाँ। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। 50,000 टेररिस्ट आपके इमरान खान नियाजी कहते हैं। हाफिज सईद लकवी, सलाउद्दीन, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद, क्या नाम है इसका, जैश ए मोहम्मद वाला, मौलाना मसूद अजहर, और ऐसे कितने सारे घूम रहे हैं। टेक्निकल होल्ड पे होल्ड आप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जिस वर्ल्ड लीडर की आज रेटिंग अमेरिकन सर्विस में जो बाइडेन से ऊपर हो, आपके उसको नाम लेने से कुछ नहीं होगा। इवन मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ भी इलेक्शनों में ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ इलेक्शन की बात थी, मोदी जी को क्या नहीं गया, खून की दलाली, मौत का सौदागर, भस्मासुर, ऐसे ऐसे चीजें कहीं गई, राइट। बट जिसमें जिसकी शख्सियत में ताकत होती है चौधरी साहब, वो ऊपर निकल जाता है। आपका काम बोलता है, आपका कर्मा बोलता है, आपका काम आप क्या आवाम के लिए कर रहे हो वो बोलता है। आज दुनिया में 8 बड़े समीकरण है, 8 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। अब B4 की बात करें, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें रशिया आता है, जिसमें अमेरिका आता है, जिसमें चाइना आता है। B4 का एक ऐसा लीडर है जो पूरे 8 में, और एक ऐसी कंट्री जो पूरे 8 में, ITU2 की बात करें, G20 की बात करें, SCO की बात करें, और आपकी बात तो G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास, SCO की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास। तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी है, ऐसा कौन सा लीडर है जो हर अधिवेशन में है, हर जगह पे है? बाइडन नहीं है, सी नहीं है, और ये आपका पुतिन नहीं है, पर वहां है। आज यूक्रेन में लड़ाई रोकनी है तो दुनिया मोदी जी के पास आ रही है कि लड़ाई रुकवा दो, और ज़ेलेंस्की फोन कर रहा, सर लड़ाई रुकवा दो, बचवा दो। अब पुतिन विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, इसका CIA का डायरेक्टर कहता है, इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब ये जो लोग जो ऐसे बयान देते हैं, तो ये बताता है उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो उनका पॉलिटिकल विजन है और थिंकिंग बहुत कमजोर है। अब मैं आपको 4 नाम ले दूं, आप मुझे 2 नाम ले दो, तो उससे कोई कोई असलियत थोड़ी ना बदल जाएगी। ये कोई 5वीं क्लास के बच्चे तो है नहीं, तू ऐसा मैं ऐसा, तेरा तू ऐसा, तेरा पापा ऐसा, मेरा पापा ऐसा। ये सब राजनीतिक जो, अनफॉर्चुनेटली जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उनका एक्सपोजर है नहीं राजनीति में। देखिए, बड़े खानदान में पैदा हुए, बहुत बड़े जमींदार है। मैंने सुना था उनके नाना के पास तो 2.5 लाख एकड़ के तो जमीनें थी। जो जूनागढ़ के दीवान के वो, जूनागढ़ में वो दीवान थे रियासत में, बहुत बड़े लोग हैं। और ये जरदारी तो खैर अच्छे हैं, शरीफ भी, बड़े खानदान है। अब जब ये पैदा होते ही दे डेस्टिन्ड टू रूल। बिलावल भुट्टो डिड नॉट वर्क हिज वे आउट। अब मैं मोदी जी का आपको बताऊं, 15 से 20 साल ही वॉज अ स्वयं सेवक ऑफ RSS। 20 साल गली कोचा सड़कें छापते रहे, मतलब धूल छाप, मतलब लिटरली धूल धूल में चप्पल में घूमते रहे, बस में, कहीं बस मिली, किसी का खाना खाया नहीं खाया, 20 साल ऐसे निकाल दिए। वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट को हैंडल किया, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल किया 20 साल तक। 15 साल वो बने चीफ मिनिस्टर, अब 10 साल करीब करीब हो गए प्राइम मिनिस्टर।
तो मुझे बताइए 70-72 साल की उम्र में 50 साल का राजनीतिक जीवन एट पार्टी, एट सीएम, एट पीएम, इस पॉलिटिकल कैरियर का अगर आप पूरे मुझे खित्ते में एक कोई और बंदा दिखा दे तो मैं मानूं। और लोग ही कहते हैं और आए कहाँ से थे, बिल्कुल नीचे से आए थे। कोई इनके पिताजी कोई बड़े वो तो थे नहीं कि भाई बहुत बड़े मंत्री संतरी, कहीं के जमींदार हैं, कहीं के दीवान हैं, कहीं बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और चौधरी साहब ये भी सच, ये भी अब चलिए उस पर नहीं जाते पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो लोग आज मोदी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनको ये बताइए कि ये वाडिया ग्रुप की बात क्यों नहीं करते। अब कायदे आजम जिन्ना साहब की बेटी कहाँ रुकी थी, वो तो इंडिया में रुकी थी, पारसी से शादी की थी, उनका वाडिया ग्रुप है। पाकिस्तान में ब्रिटानिया के बिस्कुट खूब खाए जाते पर वाडिया ग्रुप की बात नहीं की जाती। क्या ये झूठ है कहना कि कायदे आजम की 4 बहनें थी, एक ही आई थी फातिमा जिन्ना, 3 यहाँ रुक गई थी। फातिमा जिन्ना डॉक्टर थी, उन्हें इंग्लिश आती थी, वो आई। तो क्या ये कहना झूठ है कि उनकी शादी हुई थी रत्ना भाई से जो पारसी थी। तो इन चीजों को छुपाया जा रहा है, इन चीजों को छुपाया जा रहा है। अगर आपको मोदी जी से कम्पीट करना तो डेवलपमेंट में कीजिए ना, स्टार्टअप्स में कीजिए, तरक्की में कीजिए। ये उल्टी सीधी चीजों और हरकतें करके आप अपना ही स्तर गिरा रहे हो, आप अपना ही वजूद गिरा रहे हो, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। मर्जी आपकी है। उस चीज के, उस स्टेटमेंट के बाद will anybody take Mr. Bhutto seriously in international affairs is not is a no go. And if you compare him with Dr. Jaishankar, ये तो कहीं खड़े ही नहीं होते, जितनी इनकी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो डॉक्टर जयशंकर का तजुर्बा है। तो आज जियो पॉलिटिक्स बदल गई है साहब, वक्त बदल गया चौधरी साहब। इन लोगों को भी बदलना चाहिए। ये होंगे खानदानी जूनागढ़ के दीवान, बहुत रईस लोग हैं, हम तो इनके सामने खड़े नहीं होते, पर वो जमाना रईसत का नहीं है, बादशाहत का नहीं है। इन्हें उस खाबे गफलत से निकलना चाहिए साहब जी। अच्छा, जो दीवान थे जूनागढ़ के, वो इनके नाना के फादर थे। करेक्ट। जमीनें तो वहीं से आई ना सर, 2.5 लाख एकड़। जी जी जी। वही मैं कह रहा हूँ। तो अब दूसरा तो जो है ना, 2.5 लाख एकड़ थी या क्या, लेकिन कहते हैं कि बहुत बड़े जिम्मेदार हैं सिंध के ये। अच्छा सर, आपने कहा कि पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनना होगा। जियाउल हक ने कहा था जी कि अगर पाकिस्तान सेकुलर बन जाए या अपने नजरिए से हट जाए तो इट वुड सीज टू एग्जिस्ट। तो मेरा तो ख्याल ये है कि एक दफा अगर मुल्क बन जाता है तो इट बिकम्स इट्स ओन जस्टिफिकेशन एंड यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट 24/7। अब जैसे 20 अरब कंट्रीज हैं, उनकी लैंग्वेज भी एक है, रिलीजन भी एक है, लेकिन दे आर सेपरेट कंट्रीज। तो आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? देखिए मैं बताता हूँ चौधरी साहब, अभी एक दो चीजें हैं। पहली बात, अगर हम एक बड़ी लेवल पे बात करें, देयर इज अ टर्मोइल इन द इस्लामिक वर्ल्ड। आपकी पाकिस्तान में एक दूसरे को कौन मार रहा है? मुसलमान ही है ना सारे। अफगानिस्तान में कौन मार रहा है? मुसलमान। सीरिया, मोरक्को, बरतानिया, सऊदी अरबिया, यमन, कहाँ जहां तक जाएंगे, देयर इज अ टर्मोइल इन द इस्लामिक वर्ल्ड। अगर मुसलमान आबादी कहीं शांति है, पीसफुल है, और बहुत बड़ी आबादी वो इंडिया में है और इंडोनेशिया में, वहां पीसफुल है माइनस, और कहीं पीसफुल नहीं है। आप देखिए जहां 95% या 98% वाले पाकिस्तान में, मुसलमान को किससे डर? अब आप अफगानिस्तान की बात करें, बर्थ रेट 3.5%। अफगान वुमेन बेयर अराउंड 4 to 5 babies in a lifetime, which is second highest after Africa, but death rate 13.5%। अगर इन सारी इस्लामिक कंट्रियों में दिक्कत है, परेशानी है, कुछ तो कारण है, बट यही मुसलमान अगर अमेरिका में रहता वहां दिक्कत नहीं देता। यही मुसलमान जब यूके में रहता, यूके बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड भी, अमेरिका में रहते हैं वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां शरिया नहीं है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक, बांग्लादेश सेकुलर कंट्री है, इतनी वहां तो मुसलमान रह रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। तो यहाँ जो आपने हिंदुओं की, सिखों की और की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, तो आपको क्या लगता है अगर ये मॉडल ऑफ इस्लाम सस्टेनेबल होता तो 75 साल में चल गया होता ना? 75 साल में तो नहीं चला ये। अगर चौधरी साहब 75 साल में नहीं चला, व्हाट इज द गारंटी इट विल वर्क फॉर नेक्स्ट 10 और 15 इयर्स? अभी तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान, जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड बट यू आर नॉट डिक्लेयरिंग इट। अब ये, अब मैं आपको भुट्टो साहब का एक और स्टेटमेंट बताऊं, उन्होंने बोलता हम घास खाएंगे पर एटम बॉम्ब बनाएंगे। एटम बॉम्ब तो बन गया, पर पहली बात भी ऑलमोस्ट सच हो रही है। आज AK-47 लेके अगर हमें 20 किलो आटा KPK में या बलूचिस्तान में लेना पड़ रहा है, तो ये कोई अच्छी परिस्थिति है? दिस इज व्हाट द इस्लामिक रिपब्लिक हैज गिवन। आज हिंदुस्तान से आए हुए बंदे को आज भी आप महाजिर कहते हो, मतलब शरणार्थी। तो मतलब, और जहां हम ट्रेड की बात करते हैं वहां आप एड की बात करते हो। ट्रेड होता है व्यापार, एड होता है परोपकार। व्यापार मतलब बिजनेस, परोपकार मतलब एहसान।
तो ये चीजें, ये जो मॉडल है, एक कहावत है चौधरी साहब इंग्लिश में, इफ आई कीप ऑन डूइंग व्हाट आई डिड लास्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट नेक्स्ट ईयर विल नॉट बी डिफरेंट, वही होगा। अगर एक ड्रामेटिक चेंज नहीं आया गया तो आप कब तक सस्टेनेबल हो, कब तक सस्टेनेबल है? अगर आप देखिए, मुसलमानों की आबादी नंबर 2 है दुनिया में, बट प्रॉस्पेरिटी में इस्लाम कहाँ है? अगर आप सऊदीज का और उनका तेल निकाल दे, वेयर इज इस्लाम इन द प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स? इस्लामिक कंट्रीज, दिस इज अ वेरी बिगर इंट्रोस्पेक्शन यू नीड टू डू। देखिए, हिंदू के भी रिलीजन है, क्रिश्चियन के लिए भी रिलीजन है, बुद्ध के लिए भी है, सबके लिए है। पर आप जो ये रिलीजियस को लेके हमेशा चलते हो, फॉरेन पॉलिसी भी रिलीजन बेस्ड होगी। अब आज मोदी जी को अगर उन्होंने ये जो आप टेररिज्म जो इधर उधर के जो आरोप लगते हैं, बड़े से बड़ा मुसलमान कंट्री उन्हें बड़े से बड़ा अवार्ड देता, क्यों देता है? अब यूएई मंदिर बनवा रहा, क्यों बनवा रहा? सऊदी में मंदिर बन रहा, क्यों बन रहा है? जिन्होंने आज तक परमिशन नहीं दी। हम एमबीएस तो कहते हैं कि मोदी मेरा भाई है, ये तो खुद एमबीएस का स्टेटमेंट है। तो लैंड ऑफ प्रॉफिट, लैंड ऑफ मक्का, उसका रूलर क्यों बोलेगा अगर मोदी जी ने ऐसा किया हो? ये अपने लोगों को देखिए, ये पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, मीडिया के टीआरपी के लिए चौधरी साहब 2-4 सेंटेंस बोल देते हैं, आप हम बात कर लेते हैं, दुनिया भर में बात हो जाती है, जरदारी साहब की बातें इधर उधर हो जाती है। बट डज एमबीएस डजंट नो हु इज मोदी? डू ऑल द मुस्लिम रिपब्लिक्स डोंट नो हु इज मोदी? अभी हमने यूएई के साथ ट्रेड किया, हमारा थर्ड बिगेस्ट पार्टनर यूएई, और आने वाले 10 सालों में $100 बिलियन का ट्रेड जाएगा। डज यूएई डजंट नो व्हाट इज मोदी? यूएई ने हमें, वी आर ऑलमोस्ट डूइंग अ रुपी ट्रेडिंग विद यूएई। ईरान से हम डीलिंग कर रहे हैं, इराक से डीलिंग कर रहे हैं, नाइजीरिया से डीलिंग कर रहे हैं। ये जो पूरा हमारे मुसलमान दुनिया से 57 मुसलमान कंट्रियों से व्यापार चलता है, एक आध दो को छोड़ के, क्या उन्हें नहीं पता मोदी जी कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने से उनकी लोकल मीडिया चैनलों में लोकल थोड़ा बहुत उनका नाम कद ऊंचा हो जाएगा, चलो जी ये भी गाजी गजनवी की लाइन में आ गए। बट एज ए डिप्लोमेट, एज ए सीजन्ड फॉरेन इन्वेस्टर, ही हैज डिप्लीटेड हिज स्टैचर ड्रास्टिकली, he has depleted his strategy drastically, and in fact on the contrary, I have not seen such statements from Hina Rabani Khan. हिना जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। ये इवन शाह महमूद कुरैशी थी, ऐसा कुरैशी साहब का भी मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा जो जरदारी साहब ने दिया। तो कहीं ना कहीं सर, ये कहावत है ना, इफ यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, दैट डजंट मीन यू विल बी अ गुड किंग आल्सो। यू माइट बी डेस्टिन्ड टू बिकम द किंग, बट विल यू बी अ गुड किंग और नॉट, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर कैपेबिलिटी। जी। और सर, सऊदी अरेबिया के जो फॉर्मर किंग थे अब्दुल्ला, उन्होंने एक दफा कहा था कि इंडिया इज लाइक सेकंड होम टू मी। और किंग सऊद 1950s में बड़े एक्सटेंडेड टूर पे आए थे, गलबन 17 डेज का वो ट्रिप था। तो किंग सऊद ने कहा था कि द डेस्टिनी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इज इन सेफ हैंड्स। और जब पंडित नेहरू इंडिया गए थे सऊदी अरब, तो उनका बड़ा ही वार्म वेलकम हुआ था, और पाकिस्तान में बड़ा नाराजगी का इजहार हुआ कि उनको रसूल सलाम तक कह दिया गया, प्रॉफिट ऑफ पीस, अहलन व सहलन व मरहबा रसूल सलाम सैयद नेहरू। और उनको वहां जलसा करने की इजाजत दी। एंड दैट इज द ओनली टाइम एनी फॉरेन लीडर वाज अलाउड टू एड्रेस अ रैली इन सऊदी अरेबिया। तो सर, इसके बावजूद जो है ना, हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली बहुत वो है कि वन साइडेड कह लीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का मेरे ख्याल में फुकदान है, उनका डर है। तो अब हमें यह बताया जाता है कि इंडिया ने हम पे जो है, इंडिया इज अ प्रेडेटरी नेबर, कहा ये जाता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, उर्दू अखबारात में जो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, कि इंडिया ने हम पे 4 जंगें इंपोज की। हाउ डू यू एड्रेस दिस एलिगेशन? मैं एड्रेस करता हूँ सर। चौधरी साहब, आपके जनरल, आपके एयर मार्शल, ऑल द सीनियर पीपल आर ऑफ वेरी सीनियर रैंकिंग इन पाकिस्तान और ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने बोला कि हमने 4 की 4 जंगें शुरू की और हमने 4 की 4 हारी है। अब आप मुझे बताइए, इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहता है। इंडिया का मुसलमान आज बहुत ज्यादा प्रोस्परस है। आपने उस महाजिर को धोखा नहीं दिया जिसको वहां बुला लिया, आपके टर्म में यूज करा महाजिर। उस महाजिर को मिला क्या वहां जाके? वो तो आज सोच रहा हूँ यार मैं यहाँ होता, यहाँ तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत चीजें हैं। अब आप बताइए, ये ना एक और गलत धारणा है लोगों के दिमाग में, यार मुसलमान है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके सामने इस्लाम रख दो और वो बस उसकी आंखें बंद। मुझे बताइए चौधरी साहब, एक हमारी मुसलमान महिला है, एक माँ है, एक बहन है, यार उसको टॉयलेट चाहिए, उसको मकान चाहिए। अब यूपी की बात करूं, 43 लाख मकान दिए जिसमें 30% मुसलमानों को मिले। 30%, 43 लाख का मतलब अगर 30% लूँ तो करीब करीब 12-13 लाख मकान। 13 लाख पक्के मकान चौधरी साहब, फुल्ली फर्निश्ड, मतलब ना बढ़िया आज के उनके मकान, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको गैस मिला, उसको इंश्योरेंस मिला, उसको टॉयलेट मिला,
उसको उसके अकाउंट में पैसा आया, उसको 4 चीजें मिली, उसको उसके घर में एलईडी लग गई, वो डेवलपमेंट दिख रही, उसको नौकरी मिल रही, उसको लोन मिल रहा है मुद्रा योजना में। जब ये चीज हो रही है तो हमने कैसे सोच लिया यार ये मुसलमान, ये तो एक पॉलिटिकल मशीन है, इसके सामने इस्लाम रख दो, इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, बोलो यहाँ यहाँ इस अब की बार ने इस वाले बटन पे मोहर लगा और अब की बार इस बार यहाँ इस वाले खाने में मोहर लगा, ये वाला बटन दबा। अब देखिए, माना मुसलमानों में थोड़ी लिटरेसी कम है वर्ल्ड ओवर, पर इतनी भी कम नहीं ना कि आप उन्हें गधे घोड़े की तरह हाँक दो। इन्हें ये अब लगता है, इन्हें ये गुमान है कि जो पाकिस्तान में मुसलमान है आप उसको हाँक सकते हो, उसकी आंखों पे इस्लाम का पर्दा पट्टी लगा दो और जहां बोल दोगे वहां हाँक जाएगा। अब मुझे बताइए, भारत के मुसलमान भी तो यहाँ, आपसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते, उसे सच्चाई नहीं पता। अब देखिए बीजेपी जो बार बार जीत रही है तो मुसलमान तो वोट दे रहा है ना कहीं मुसलमान लेडीज तो दे रही है ना। और मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है चौधरी साहब, जो यहाँ मुसलमानों की आबादी देखें तो करीब 80% पसमानदा मुसलमान है और 5-1% वो हो गया शिया सुन्नी अहमदिया, जिसको तो पाकिस्तान में खैर मुसलमान ही नहीं मानते। 15% हो गए ये इलीट मुसलमान। पसमानदा मुसलमान ऑन रिकॉर्ड 80% जो आबादी, दे हैव सेड वी आर विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, वी हैव सीन द डेवलपमेंट कमिंग टू अस। ये धारणा उठाई गई, बनाई गई कि जब मोदी जी आएंगे खून की नदियां बहेगी, दंगे होंगे, क्या हुआ आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, डेवलपमेंट हुई नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं, जो मकानों वाली स्कीम है चौधरी साहब, इसमें एक चीज की गई मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए, आपको पता क्या, ये जो फ्री का मकान मिलता है जिसकी कीमत अच्छी खासी है आज के डेट में, इसमें 34 नई टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, स्टेट ऑफ आर्ट। आप देखिएगा कभी इंटरनेट पे जाके, देयर अपार्टमेंट्स, दे आर नॉट के ऐसे कोई शेंटी टाइप नहीं है, प्रॉपर अपार्टमेंट, टॉयलेट वॉलेट किचन टाइलें सब लगी है, फर्स्ट क्लास। इसकी ओनरशिप पता किसके नाम से होती है चौधरी साहब? इसकी रजिस्ट्रेशन होती है वाइफ के नाम से, लीडी के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्हें एम्पावर करना है। एम्पावर कैसे? प्रॉपर्टी उनके नाम से होगी, आप 3-3 बार तलाक नहीं बोलोगे ना, आप तलाक नहीं दोगे ना। तो ये है चीज जो जिससे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। और यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या हुआ? कौन सी आपकी 10-15 ऐसी स्कीमें हैं जो पाकिस्तान के शुरू से अब तक गिना, मैं तो 100 स्कीमें गिना दूंगा कि ये हुआ। आपने क्या क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। बस इस्लाम को और मुसलमान को एक वोटिंग मशीन, एक वोट बैंक यू करके, और मुसलमान ही मुसलमान को वोट बैंक समझता है, ये भी आपको बताऊं दूं मैं। मुसलमान ही मुसलमान को वोट बैंक बना के यूज करना चाहता है। और इनको लगता है यार इस मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज इसके सामने इस्लाम रख दो ये सब भूल जाएगा, बस इसको इलेक्शन पे 5 साल बाद एक बार पकड़ेंगे, मोहर लगवाएंगे, बटन दबाएंगे, ठप्पा लगवाएंगे, काम खत्म। इस चीज से लड़ने की जरूरत है चौधरी साहब, इस चीज से लड़ने की जरूरत। मुसलमान भी इंसान है, उसे भी चीजें चाहिए। कब तक बेवकूफ बनाओगे? हमारे यहाँ सर 1.2 बिलियन स्मार्टफोन बिक चुके हैं, 1.2 बिलियन स्मार्टफोन। आज के डेट में कोई प्रोपेगेंडा कहीं नहीं चल सकता, हर एक के पास फोन है, सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है, कोई भी जाके ढूंढ लेगा, पता कर लेगा, 2 मिनट नहीं लगते पता करने में। मैं कह रहा हूँ यूपी में 1,38,000 स्कूल रिपेयर हुए, मैं कह रहा हूँ 1,63,000 टॉयलेट बने, मैं कह रहा हूँ 1,63,000 किसानों को जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला, मैं कह रहा हूँ इतने अकाउंट खुले हैं, मैं कह रहा हूँ गैस में सब्सिडी, कोई भी जाके देख लेगा कहाँ किसको मिला क्या नहीं मिला। चौधरी साहब हम बना रहे हैं करीब 2.5 करोड़ मकान लोगों के लिए, 2.5 करोड़ मकान। जो आदमी 20-25-30 हजार कमा रहा हो उसके लिए पक्का मकान, अपार्टमेंट कितनी बड़ी चीज है। और मकान, पार्क भी बना रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम हम चला रहे हैं। अब ये जो चीजें, 5 करोड़ बच्चियों को हम मुसलमान जो है माइनॉरिटी, उन्हें हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मुझे बताइए कहाँ है इतनी बड़ी स्कॉलरशिप दुनिया में माइनॉरिटी के लिए? 5 करोड़ इज 50 मिलियन। तो ये चीजें जो डेवलपमेंट डिलीवर्ड है, जो डेवलपमेंट डिलीवर्ड में रिलीजन का फर्क नहीं है, दिख रहा है। आप देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी को शायद ये लगा होगा कि मेरे ये कहने से हिंदुस्तान का मुसलमान उछल जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बोलेगा अरे जरदारी साहब हमारे नए लीडर है। चवन्नी का रिएक्शन नहीं आया यहाँ से, क्योंकि उन्हें पता वो अपने पॉलिटिकल मफादात का प्रोटेक्शन करे, अपने पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और सोच रहे कि ये शॉर्टकट लेके मैं ऊपर चला जाऊं। पर भुट्टो साहब भूल गए थे, वो टाइम निकल गया। आज डिजिटल एज है सर, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिजिटलाइज कंट्री। आपको बताऊं, जर्मन एम्बेसडर ने बोला कि वी हैव टू लर्न डिजिटलाइजेशन फ्रॉम इंडिया। और आपको एक और चीज बताऊं, एक हमारा रुपये कार्ड है, 34 कंट्री में इंडिया रुपया चलता है। चौधरी साहब जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी, रुपये कार्ड इशू करवाया जर्मन बैंक से, यहाँ आई, चांदनी चौक गई और एक 100 या 120 रुपए का दुपट्टा खरीदो। फुटपाथ पे नहीं बैठे थे दुपट्टे वगैरह बेचते हैं, सबसे सस्ता दुपट्टा, और उसे कार्ड दिया। क्यों दिया? ताकि मैं चेक करूं कि डिजिटाइजेशन ग्रास रूट पे पहुंची एंड द कार्ड वर्कड। उसे भिखारी, जैसे हमारे यहाँ भिखारी होते बेचारे, कुछ लोग इतने पावरफुल नहीं थे,
भिक्षुक होते, भीख मांग के काम चलाना पड़ता, अनफॉर्चुनेट है, वो तक डिजिटली पैसे लेते हैं। हमारे यहाँ हर 3 रुपए में से 2 रुपया डिजिटली स्पेंड होता है, 66%। इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट कैप $60 ट्रिलियन है सर, मार्केट वैल्यूएशन है $7 ट्रिलियन। क्या बात कर रहे हैं बट्टू साहब, इन पे लड़िए ना, इन पे compete कीजिए ना। कहाँ आप फंसे पाकिस्तान, ईरान और कश्मीर के बीच? 75 साल हो गए, इससे तो निकलिए, बहुत देर हो गई आपको फंसे हुए। जी और इंडिया की जो मिड डे स्कीम है, मिड डे मील स्कीम, जी, वो मैं पिछले दिनों एक शो मैंने किया उस पे, तो दैट इज आल्सो वेरी इंप्रेसिव कि 12 करोड़ बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलती है हर रोज। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये जो देखिए, आपने बताया मकानों वाला, ये यूपी में ज्यादा है या बाकी स्टेट्स में भी हर है? हर जगह सर, हर जगह है। मैं यूपी का नंबर बता रहा हूँ क्योंकि यूपी की ओके। आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। करीब 25 करोड़ लोग रहते हैं यूपी में, और यूपी में मुसलमानों की आबादी भी ज्यादा है। और वहाँ एक धारणा है, गलत धारणा, कि भाई योगी जी है वो एंटी मुस्लिम है, ये है वो है। तो इसलिए ये चीजें बताना जरूरी है कि ये पूरे, और ये फर्क नहीं पड़ता चौधरी साहब बीजेपी रूल्ड स्टेट है या बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, हर जगह ये मिल रहा है, हर जगह ये मिल रहा है। करीब 2 करोड़ से करीब 2 करोड़ मकान तो हमने दे भी दिए, और यहाँ रुकेंगे नहीं, और बनाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, 2026 के बाद बिजली, पानी, सड़क, मकान, ये एक्सप्रेसवे, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी ना। आफ्टर दैट विल बी लुकिंग टू क्वांटम एड्स फ्रॉम जीडीपी, क्वांटम एडिशन टू जीडीपी, बिकॉज ये सारे मसाइलात जितने हैं, मसाइल जितने, ये सबने खत्म कर दिए होंगे। एंड इंडिया इज नॉट एमिंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज एमिंग टू बी अ सुपर पावर इन मेकिंग। डेवलप्ड वाली स्टेज नहीं है सर, दिस इज व्हाट वी आर एमिंग, और सबको साथ लेके चलेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक शो किया था आपके चैनल पे, तो वो मैडम मुझसे पूछ रही थी कि हमने सुना येल, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड इंडिया आ रहे हैं। मैंने कहा सबके कैंपस इंडिया में खुल रहे हैं, हम वो लेजिस्लेशन ला रहे हैं, 3 के साथ एमओयू साइन हो गया। आप देखेंगे दुनिया में 5 साल में इंडिया विल बी द ऑल्सो द ग्लोबल एजुकेशन हब। जैसे एक आईटी हब है, वैसे एजुकेशन हब है। और एजुकेशन बिजनेस है सर करीब 500 मिलियन से $1 ट्रिलियन। और उसके अलावा छोड़िए चौधरी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कौम लिटरेट नहीं है वो कौम हमेशा गुलाम रहेगी। अगर आपको कौम को गुलामी से छुड़ाना, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, वो खुद गुलामी से छूट जाएगी। चाहे वो गुलामी किसी की भी हो, कोई भी उन पे चेने लगा रहा हो, चाहे वो मजहब का चेन हो, चाहे वो पॉलिटिकल चेन हो, चाहे वो कोई भी चेन हो। जिस दिन आदमी एनलाइटन हो जाता है, उस दिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और यहाँ लोग हैं जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि ये जो गुलाम है, ये गुलाम के गुलाम रहे, ये कभी आगे ना निकले, ये कभी आगे ना बढ़े। और वही वाले जो 1960 के फॉर्मूला है, वो अब तक चलते रहे। मुझे बताइए, यहाँ जो डेवलपमेंट होती है, ये होती है डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मोदी जी ने इलेक्शन में कुछ अनाउंस किया, फाउंडेशन स्टोन भी रखते हैं, इनॉग्रेशन भी करते हैं, अगले इलेक्शन तक डिलीवर्ड, 5 साल के अंदर डिलीवर्ड। ये नहीं तुम्हारे बेटों और पोतों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो कोई नहीं कह रहा, या पर पोतों के लिए काम कर रहा हूँ। 5 साल में मैंने ये किया। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जहाँ 1 बिलियन लोग वोट देते हैं चौधरी साहब, यहाँ इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होता है। इतना रीजनलिज्म है, इतने लैंग्वेज बैरियर्स है, इतना डेमोग्राफिक डिवाइड है। आप देखिए दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, पर जब पार्लियामेंट्री सीट बोर्ड इलेक्शन आएंगे, पूरी 7 की 7 सीटें बीजेपी ले जाता है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, पर सीटें वहां, वोट वहां पार्लियामेंट के लिए मोदी जी को मिलता है। झारखंड में सरकार नहीं, पर वहां भी वोट मोदी जी को मिलेगा। डीएमके की सरकार नहीं, पर वहां भी वोट मोदी जी को मिलेगा। क्यों? उन्हें लगता है यार ये आदमी 5 साल में डिलीवर करके दे रहा है, जो बता रहा हूँ 5 साल में डिलीवर कर रहा है। ये नहीं कि इंशाल्लाह आपके पोतों के लिए हम काम कर रहे हैं आने वाले 30 सालों में। और रियासत मदीने वाली कोई बात नहीं। और जब एक और चीज मैं आपको बोलूं, मुझे बड़ा ताजुब हुआ, मैंने कहा आपको बोलूं मैं, चौधरी साहब, जब नियाजी साहब के टेप निकलते हैं, तो वो कहते हैं लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। अच्छी बात है, इस्लाम में ऐसा लिखा है। जब बाजवा साहब का टेप निकलता है, कहता है ये देखो देखो, ये ऐसे करते हैं पे लोग। तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाला जाए और दूसरे के गुनाहों को टीवी पे लगाया जाए, ये है राजनीति। अच्छा, समझ जी, ये बताइएगा कि कश्मीर में अब क्या सिचुएशन है? क्या अब कश्मीर में 4G जो है वो रिस्टोर हो गया? बाकी क्या सिचुएशन है? इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं? सर 2-3 चीजें बताऊंगा। प्रभु की कृपा ऐसी है, कश्मीर में 5G हो शुरू हो गया। 4G छोड़िए, 5G सर्विस शुरू है, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर में अब की बार 1 करोड़ 62 लाख टूरिस्ट आया, विच इज हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस।
1-1 लाख रुपए तक एक नाइट का कमरा गया होटल का। बहुत महंगा जाना नहीं चाहिए, पर इतना महंगा, इतने टूरिस्ट आ गए। कश्मीर में हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है यूएई और सऊदी अरबिया से, बाकी कंट्रियों की बात नहीं कर, हजारों करोड़ की। कश्मीर में करीब करीब हमने 250 एमओयू साइन कर लिए फॉर वेरियस इंडस्ट्री एंड ऑल। कश्मीर इज डेवलपिंग ऑन द रैपिड पाथ ऑफ प्रोग्रेस। और टेररिस्ट भी शायद, टेररिस्ट जितने बचे 70-80 बचे हैं, दैट इज ऑल दैट इज लेफ्ट देयर। और कश्मीर इज रैपिडली गोइंग। वो तो आईएसआई थोड़े बहुत वहाँ पंगे कराता है, वरना कश्मीर में ये टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं है। 2 आईआईटीज बन रहे हैं, 2 आईएम्स बन रहे हैं हमारे वहाँ पे, एम्स बन रहा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हो रहा है और वॉर फुटिंग पे हो रहा है। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी में कितने सुधार किए हैं। अब आप कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर एक दिन में आ सकती है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट बन रहे हैं। डेवलपमेंट जबरदस्त हो रही है, पैसा आ रहा है, पीस आ रही है। हाँ, कुछ इधर उधर इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनिक इंसिडेंट्स, दे आर इंजीनियर्ड इंसिडेंट्स। उनसे भी लड़ना बाकी है, लड़ाई जारी है चौधरी साहब, उनसे जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। जब मैंने ना हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई बस। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि कश्मीर का डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जा रहा है, कितने लोगों को अब तक वहां सिटीजनशिप दी गई है? देखिए, अभी तक करीब करीब 12 से 15 लाख लोगों को सिटीजनशिप की दी गई है। वो जो थे, वो जो हमारे थे, वो जो पीओजेके के रिफ्यूजी वहाँ आए थे, वो जो कश्मीरी है, उन्हीं को दी गई। उसके अलावा जो कश्मीरी पंडित बाहर आ गए थे 1990s में, उनके जिनकी सिटीजनशिप का मसला था, उनका सेटल किया गया। बाकी ऐसे कोई सिटीजनशिप बांटी, ऐसे नहीं कि 2 करोड़ 5 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप दी, डेमोग्राफी ला दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका हक बनता था, जिसको वो हक नहीं दिया गया था, उनको सिटीजनशिप दी। कोई कश्मीर की लड़की ने बाहर शादी की थी, तो पहले 370 और 35 के वाले क्या था कि उस बेटी को कहते थे, भाई तू कश्मीरी नहीं रही, तेरी सिटीजनशिप खत्म, तेरा यहाँ प्रॉपर्टी पे हक खत्म, तेरा हर चीज खत्म। अब उनको सिटीजनशिप दी कि भाई वो, अब ऐसा थोड़ी ना, कोई अलग कंट्री तो है नहीं, उसने मान लीजिए कि किसी के दिल्ली के लड़के के साथ शादी कर ली, बिहार बंगाल किसी के लड़के के साथ शादी करी, हैदराबाद में किसी से शादी करी, ये थोड़ी ना आप उसकी सारी हकूक छीन लोगे। 35 या 30-70 था, 2 चीजें नहीं थी बड़े साहब, मैं आपको बताऊं चौधरी साहब। पहली चीज थी कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट ही नहीं था। और सबसे अच्छी चीज, पैसा जाता था हजारों करोड़, सीएजी इंडिया वहां नहीं लगता था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी वहां नहीं लगता था, कोई ऑडिट नहीं होता था वहां पे, आईपीसी नहीं लगती थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं लगता था। ये है कि पैसा तुम भेजो और हिसाब मत पूछो। अब जब ऐसी चीज रहेगी तो उसका स्मोक स्क्रीन था टेररिज्म। तो टेररिज्म कैसे बंद होता? ये हुर्रियत की दुकान बंद कर दी, पत्थरबाजी कैसे बंद होगी? टेररिज्म कैसे कम हुआ? क्योंकि जब इतने साल से नहीं हुआ, अब कैसे कम हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो बदल रहा है ना जमीन पे। इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है? इतने समिट कैसे हो रहा है? G20 के समिट भी होंगे सर, कश्मीर में होंगे बिल्कुल। और ये चीजें देख देख के कुछ लोग डेस्परेट हो जाते हैं, फिर टारगेटेड आईएसआई टारगेटेड किलिंग्स कराता है। माइन इज दैट थिंग्स आर क्वाइट अंडर कंट्रोल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल बी बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर 90। तो एनी फाइनल थॉट्स सर बिफोर वी क्लोज? मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान शुड हैव अ इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, दैट इज द प्रायोरिटी नंबर 1। किसी भी तरह का एड, कोई भी ट्रेड, कोई भी फंड रेजर कब तक चलेगा? सवाल ये है कि कब तक चलेगा? व्हाई पाकिस्तान हैज बिकम सो इनकम्पिटेंट? दैट इज द क्वेश्चन। हु हैव मेड इट इनकम्पिटेंट? दीस पीपल शुड बी टेकन टू टास्क, चाहे वो यहाँ के हो, वहाँ के हो, एस्टेब्लिशमेंट के हो, पॉलिटिशियन के हो। क्योंकि हमेशा पॉलिटिशियन को तो आपने फांसी लगा दी, पर एस्टेब्लिशमेंट में से कोई आज तक उस पे जू भी नहीं रहेंगी, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये चीज का फैसला पाकिस्तान को करना साहब, ये हमें नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।